उस रोज सारा दिन वक्फे वक्फे से कलकत्ते में बारिश होती रही। मैं शादीन के क्वार्टर में ही रहा। शाम को बारिश बिल्कुल रुक गई और जरा अंधेरा हुआ तो मैं दरिया पार करके बस में सवार होकर बंदरगाह पहुंच गया। सामत कॉलोनी वहां थोड़े फासले पर ही थी। मैं सीधा उस कॉलोनी के दुर्गा मंदिर में गया। मंदिरों का माहौल मेरे लिए अजनबी नहीं था। मुझे मालूम था कि दुर्गा देवी की पूजा किस तरह की जाती है और हनुमान और विष्णु और शिव जी के मंदिर में पूजा के वक्त क्या रसूमात अदा की जाती हैं। मैंने कभी किसी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया था, बस हाथ से घंटी बजा दिया करता था या हाथ जोड़कर मूर्ति के आगे खड़ा हो जाता और दिल में कहता कि मैं जानता हूँ तो पत्थर का बुत है, मेरे नजदीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मेरा सर सिर्फ खुदा के सामने झुकता है जिसका कोई शरीक नहीं और वो सारे जहानों का रब है। दुर्गा देवी के मंदिर में पूजा करने वालों का काफी रश था। मैं मंदिर के दरवाजे में दाखिल होकर एक तरफ खड़ा हो गया और सोचने लगा कि जहाँ कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो मुझे दुर्गा दास के बारे में कोई सुराग बता सके। ऐसा आदमी मंदिर का बड़ा पुजारी ही हो सकता था, क्योंकि पुजारी हमेशा मंदिर में रहता है और वो पूजा करने आने जाने वालों से वाकिफ होता है। मैंने दूर से पुजारी को देखा। वो मूर्ति के आगे एक तरफ होकर बैठा पुजारियों से पैसे वसूल करने और उन्हें फूल देने में मसरूफ था। मैं एक चबूतरे के पास खामोशी से बैठ गया। काफी देर बाद जब पूजा करने वालों का रश खत्म हो गया और वहाँ इक्का दुक्का लोग ही रह गए तो मैं पुजारी की तरफ बढ़ा। उसे 10 रुपए का नजराना पेश किया। वो 10 रुपए देखकर बड़ा खुश हुआ। समझ गया कि मैं कोई मोटी असामी हूँ और नया नया इस इलाके में आया हूँ। उसने मुझे फूलों के साथ थोड़ी सी मिठाई भी दी। मैंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा और कहा, महाराज हम बड़ी दूर से देवी के दर्शनों को आए हैं। आज रात मंदिर में ठहरने का ख्याल है। क्या यहाँ कोई ठिकाना मिल जाएगा? हम इसका किराया अदा कर देंगे। पुजारी को मुझसे माल मिलने की तवक्को थी। कहने लगा, क्यों नहीं महाराज, आपको जरूर कोठरी मिल जाएगी। आप थोड़ी देर बैठें, मैं आपको खुद ले जाकर कोठरी दिखाता हूँ। मैं कुछ देर मंदिर के अहाते में ही टहलता रहा। जब देखा कि पुजारी अपनी पूजा पाठ की दुकान बढ़ा रहा है तो मैं उसके पास गया। वो मुझे अहाते में एक छोटी सी कोठरी में ले गया जहाँ खाट का बिस्तर लगा था और मच्छरदानी भी लगी हुई थी। ऊपर छत के साथ पंखा भी चल रहा था। ये जगह अच्छी थी। मैंने उसे जेब में से 20 रुपए निकाल कर दिए और कहा, महाराज जाती दफा भी आपकी खिदमत करूंगा। मैं विष्णु हूँ, मेरे लिए अगर दाल सब्जी का इंतजाम हो जाए तो ठीक रहेगा। पुजारी बोला, महाराज आप कोई फिक्र ही ना करें, आप जो कहेंगे आपको मिल जाएगा। रात को वो खुद मेरे लिए सब्जी तरकारी और चावल लेकर आया। कहने लगा, महाराज आप माता शेरावाली के देश से आए हैं क्या? मैंने जो ही कह दिया कि हाँ मैं वहीं से आया हूँ। उसके बाद मैंने उसे संस्कृत के कुछ श्लोक सुनाए जो मैंने ऐसे मौकों के लिए जुबानी याद रखे थे और उसे गीता का थोड़ा सा पाठ भी सुनाया। वो मुझसे बड़ा मुतासिर हुआ। साथ ही मैंने मजीद जेब से 20 रुपए निकाल कर उसे दिए। वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उस वक्त रात का पहला पहर गुजर रहा था। मैंने इधर उधर की बातों के बाद कहा, बात यह है पुजारी जी, हमारा एक बड़ा भाई है। वो फौज में सूबेदार था। कश्मीर के महाज पर उसने बड़े आतंकवादी मुसलमान कश्मीरियों को ठिकाने लगाया था। अब फौज ने उसे रिटायर कर दिया है। उसको खतरा था कि कश्मीरी मुसलमान उसको जान से मारने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। हमने भाई जी को बड़ा समझाया कि वो कुछ नहीं कर सकते, मगर उसके दिल पर खौफ बैठ गया। बस वो एक रोज घर से निकल भागा। हमारी माताजी और भाई के बच्चे सख्त परेशान हैं। मुझे किसी ने बताया कि वो कलकत्ते के सामत कॉलोनी में रहता है। बस उसी की तलाश में आया हूँ। माताजी तो वीर जी के गम में स्वर्गवास होने वाली हैं। पुजारी बड़े गौर से मेरी बातें सुनता रहा। उसने पूछा, उसका नाम क्या है? मैंने कहा, सूबेदार दुर्गादास उसका नाम है। कश्मीर में उसे कांधे पर गोली भी लगी थी। पुजारी झट बोला, उसकी मूछें तो नहीं है। मुझे खबर मिल चुकी थी कि दुर्गादास ने पहचाने जाने के खौफ से अपनी बड़ी बड़ी मूछें मुंडवा ली हैं। मैंने कहा, पहले थी मगर मेरा ख्याल है अब वीर जी में मूछें कटवा दी होंगी। फिर पुजारी ने मुझे उस शख्स का जो हुलिया बताया वो हूबहू दुर्गादास का था। पुजारी बोला, महाराज इस शक्ल सूरत के आदमी को मैंने 3-4 बार मंदिर में आते देखा है। उसके कंधे पर पट्टी भी बंधी हुई थी। मैंने जल्दी से कहा, बस यही मेरे वीर जी हैं। आप मुझे उनका पता बता दें कि वो कहाँ रहते हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी। पुजारी कहने लगा, ये मैं आपको कल पता करके बता दूंगा। जो आदमी उसके साथ आता है मैं उसे जानता हूँ। वो उसी सामत कॉलोनी में रहने वाला है। रात मैंने कोठरी में बसर की। दूसरे दिन दोपहर के बाद पुजारी मेरी कोठरी में आया और कहने लगा, आपके वीर जी सूबेदार दुर्गादास कल तक इस कॉलोनी में थे, मगर आज सुबह वो यहाँ से चले गए हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता था कि पुजारी उसी शख्स की बात कर रहा है जिसकी मुझे तलाश थी या वो कोई और आदमी है। जब मैंने तस्दीक करनी चाहिए तो पुजारी ने कहा, हाँ जी, मैं आपके वीर जी की ही बात कर रहा हूँ। वो सूबेदार था डोगरा रेजिमेंट में। उसका नाम दुर्गादास है। वो पहले भी फौज से रिटायर हुआ था। फिर उसे दोबारा फौज में रख लिया गया और कश्मीर भेज दिया। वहाँ उसे कांधे पर गोली लगी थी। उसने बहुत से आतंकवादी कश्मीरियों को मारा है। बड़ा मशहूर फौजी है। कश्मीरी तो उसे मुसलमानों का कसाई कहते थे, मगर वो तो अमृतसर का रहने वाला है। और आप कहते हैं कि मैं माता शेरावाली के शहर का हूँ। पुजारी ने ठीक आदमी पहचाना था। वो सूबेदार दुर्गादास की ही बात कर रहा था। मैंने कहा, असल में हम अमृतसर के ही रहने वाले हैं, मगर मैंने कांगड़ा में जाकर मुनियारी की दुकान कर ली है। ये बताएं कि हमारे वीर जी कहाँ चले गए हैं।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। पुजारी बोला, जिस आदमी की मैंने ये सारी बातें मालूम करने की ड्यूटी लगाई थी उसका कहना है कि सूबेदार दुर्गादास बहुत डरा हुआ है। 2-3 बॉडीगार्ड हर वक्त उसके साथ होते हैं। जहां कलकत्ते में किसी जगह दुर्गादास ने थोड़ी सी जमीन खरीदी है, हो सकता है वो वहीं चला गया हो। मैंने पुजारी को जेब से 50 रुपए निकाल कर दिए और कहा, महाराज अगर आप मुझे पता करा दें कि मेरा भाई कहाँ पर है और उसकी जमीन जहाँ किस जगह पर है तो मैं आपका बड़ा उभारी हूँगा। पुजारी ने रुपए फौरन अपनी सदरी की जेब में रख लिया और बोला, आप चिंता न करें, बस मुझे 1-2 दिन की मोहलत और दें, मैं सब कुछ मालूम करके आपको बता दूंगा। वो रात भी मैंने मंदिर में ही गुजार दी। उससे अगले रोज रात को पुजारी मेरी कोठरी में आया। वो खुश नजर आ रहा था। कहने लगा, महाराज आपके वीर जी का पूरा पता चल गया है। उस पुजारी के बयान के मुताबिक सूबेदार दुर्गादास ने कलकत्ते के जनूब में वाक़ चाय के एक छोटे से बाग में अपना हिस्सा डाला हुआ था, मगर वो वहां नहीं रहता था। उस चाय के बाग के पीछे कॉक्स बाजार को जाने वाली सड़क के किनारे रिटायर्ड फौजियों की फलाह बहबूद का एक इदारा था। यह सरकारी इदारा था। सूबेदार दुर्गादास इसी इदारे के ऑफिस में मुलाजिम हो गया था। इसी मकान में वो अकेला रह रहा था। रात को 3 बॉडीगार्ड मकान के इर्द गिर्द पहरा देते थे। दिन को यही बॉडीगार्ड उसे अपनी हिफाजत में लेकर एक बस में सवार होते और फौजी दफ्तर तक लाते थे। फिर जब दफ्तर से छुट्टी होती तो सूबेदार दुर्गादास को अपनी हिफाजत में वापस बस में सवार करवा कर घर ले आते। अब मेरा इस पुजारी के पास कोई काम नहीं था। मैं उसी रोज वापस अपने कलकत्ते के जासूस मुजाहिद के पास उसके दरियाए हुगली वाले क्वार्टर में पहुंच गया। रात को अपना जासूस मुजाहिद शाहदीन आया तो मैंने उसे सारी बात सुनाई। वो बोला, हाँ, धर्मचाली में एक फौजी फाउंडेशन का बहुत बड़ा ऑफिस है, मैंने देखा हुआ है, मगर वहां आने जाने की बड़ी पाबंदी है। जंग के बाद तो यह पाबंदी ज्यादा सख्त हो गई है। मैंने कहा, सबसे पहले तो मैं खुद जाकर ये तस्दीक करना चाहता हूँ कि जिस आदमी की मुझे तलाश है ये वही आदमी है। उसके बाद सूरत हाल का जायजा लेकर सोचूंगा कि मुझे इस इस्लाम दुश्मन को किस तरीके से मौत के घाट उतारना है। शादीन बोला, मैं तुम्हारे साथ धर्मचाली नहीं जा सकता, मगर मैं तुम्हें उसका सारा हुदूद दरबा समझा दूंगा। मैं कलकत्ते में रहा जरूर था, लेकिन इस इलाके की तरफ मेरा कभी जाना नहीं हुआ था। वैसे भी कलकत्ता इतना बड़ा शहर है कि आदमी 2-1 बार जहाँ रहने से सारा शहर नहीं देख सकता। शाहदीन के बताने के मुताबिक मैं धर्मचाली की कॉलोनी में पहुंच गया। मैंने भारत के साबिक फौजियों की फाउंडेशन की इमारत का भी जायजा लिया। जैसा कि मुझे बताया गया था, मेरा टारगेट कश्मीरी मुसलमानों का कातिल सूबेदार दुर्गादास उसी दफ्तर में काम करता था और वो अपने 3 बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस आता था। मुझे ये भी बताया गया था कि वो अपने मकान से बस में सवार होकर दफ्तर आता है और उसके बॉडीगार्ड उसके इर्द गिर्द होते हैं। मैंने देखा कि फौजी फाउंडेशन के गेट से थोड़े फासले पर बस स्टॉप था। उस वक्त सुबह के 8-8:30 हो रहे थे। मैं इसीलिए ऑफिस के टाइम पर वहां गया था ताकि अगर दुर्गादास उसी फाउंडेशन में काम करता है तो उसे दफ्तर आते हुए देख सकूं। मैं बस स्टॉप से चंद कदमों के फासले पर एक दरख्त के नीचे एक कटे हुए दरख्त पर बैठ गया। ऑफिस टाइम हो चुका था, मगर ये कोई इतना बड़ा ऑफिस भी नहीं था कि इसके काम करने वालों की तादाद ज्यादा हो। एक बस आकर खड़ी हुई। उसमें से दुबले पतले सांवले रंग के बंगाली बाबू छतरियां हाथों में लिए निकले और फौजी फाउंडेशन के गेट की तरफ चल पड़े। मैं एक आदमी को बड़े गौर से देख रहा था। 15-16 मुसाफिर बस से उतरे। इनमें सूबेदार दुर्गादास नहीं था। उसके 15 मिनट के बाद एक और बस आकर स्टॉप पर रुकी। उसमें से पहले 2 बंगाली औरतें और 2 बंगाली क्लर्क किस्म के आदमी उतरे। उसके बाद जरा तनुमंद जिस्म वाले आदमी उतरे और उतरते ही उन्होंने दाएं बाएं देखा, फिर ऐसे खड़े हो गए जैसे माहौल पर कड़ी नजर रखे हुए हों। मैं उठ खड़ा हुआ। उसके बाद बस में से वो आदमी निकला जिसकी मुझे तलाश श्रीनगर से खींच कर यहाँ लाई थी और जो मेरा टारगेट था। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। अगरचे उसकी मूछें नहीं थी और उसने बंगालियों वाला लिबास यानी धोती कुर्ता पहन रखा था, मगर उसकी शक्ल हूबहू उस तस्वीर से मिलती थी जो मुझे दिखाई गई थी। उसके पीछे पीछे एक और आदमी उतर कर उसके पीछे पीछे यूं चलने लगा जैसे पीछे से उसकी हिफाजत कर रहा हो। इस दौरान पहले वाले बॉडीगार्ड भी उसके दाएं बाएं उसे अपनी हिफाजत में लेकर फौजी फाउंडेशन की तरफ चल पड़े। वो 3 बॉडीगार्ड थे और उनके दरमियान बंगाली हुलिये वाला जी आदमी सैकड़ों मासूम कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों का कातिल सूबेदार दुर्गादास था। मैं अपनी जगह पर खड़ा उसे देखता रहा। अब मैं उसे करीब से भी देखना चाहता था, मगर इतना वक्त न मिला। दुर्गादास अपने बॉडीगार्ड्स की हिफाजत में फौजी फाउंडेशन के गेट में दाखिल हो चुका था। मैं वहां से हटकर एक नारियल पानी बेचने वाले की रेडी के करीब आ गया। उससे एक नारियल या धाब ली और वहीं खड़े खड़े पीने लगा। मैंने रेडी वाले बंगाली से कलकत्ते की उर्दू जबान में पूछा कि दफ्तर में छुट्टी किस वक्त होती है। उसने बताया कि छुट्टी 4:30 बजे होती है। सारा दिन पड़ा था, मैं वहां इतनी देर नहीं ठहर सकता था, चुनाचे वहां से वापस चल पड़ा। वापस अपने मुजाहिद शाहदीन के क्वार्टर को जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने फैसला किया कि इस इलाके में या किसी करीबी इलाके में दिन का बाकी वक्त गुजारता हूँ।
4 बजे के करीब यहाँ दोबारा आऊंगा और बस स्टॉप पर खड़ा होकर सूबेदार दुर्गादास को करीब से देखूंगा। मैं सबसे पहले धर्मचाली की कॉलोनी में आया। ये दरमियाने दर्जे की आबादी थी, क्वार्टर भी थे, पुरानी कोठियां भी थीं और एक मार्केट भी। एक मसला मेरे लिए ये था कि मुझे लोगों की नजरों से अपने आप को छुपाना था या कम से कम ज्यादा लोगों के सामने नहीं जाना था, क्योंकि भारत के तकरीबन हर बड़े और अहम शहर में कमांडो एक्शन से फौजी तंसीबात को जबरदस्त नुकसान पहुंचा चुका था और वस्ती भारत यानी ग्वालियर और पौंडीचेरी के सिविल थानों और मिलिट्री पुलिस के पास मेरी तस्वीर भी थी और एक दो बार मेरी तस्वीर मफरूर पाकिस्तानी जासूस के इल्जाम के साथ जालंधर, दिल्ली और होशंगाबाद के अखबारों में भी छप चुकी थी। चुनाचे मुझे भारत के किसी भी शहर में सरेआम चलते हुए बड़ी एहतियात करनी पड़ती थी। अगरचे मेरा हुलिया काफी बदला हुआ था, मगर मेरा नाक नक्शा वही था। मैंने अपने चेहरे की कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई थी। खुफिया पुलिस के आदमियों की तेज निगाहें मुझे पहचान सकती थीं। चुनाचे मैंने धर्मचाली कॉलोनी की मार्केट की तरफ जाने से गुरेज किया और कुछ फासले पर 3-4 मॉडर्न इमारतें नजर पड़ी तो मैं उस तरफ चल दिया कि यहाँ कोई मॉडर्न किस्म का रेस्तोरां जरूर होगा। वहाँ कुछ देर बैठकर वक्त गुजार लूंगा। मॉडर्न रेस्तोरानों में ज्यादा लोग नहीं थे और वहाँ रोशनियां भी धीमी होती है। ये जदीद इमारतें कलकत्ते के शुमाल मशरकी इलाके में सुभाष चंद्र बोस नगर की थी। ये मॉडर्न कॉलोनी आज़ादी मिलने के बाद बनाई गई थी। कुशादा सड़कें थीं, दरमियान में खमदार खंभों पर नियॉन लाइट की ट्यूबें लगी हुई थीं। ग्रीन बेल्ट पर फूलों की क्यारियां थीं। एक बहुत बड़ा सिनेमा हाउस भी था जहां बंगला फिल्म के बोर्ड लगे हुए थे। सड़क पर 2 रोया गाड़ियां आ जा रही थीं। बिल्डिंगों के दरमियान कुशादा जगह छोड़ दी गई थी जहां मॉडर्न बंगले बने हुए थे। इन बंगलों में कसरत से नारियल, पाम और केले के दरख्त उगे हुए थे। आगे फुटपाथ था। मैं फुटपाथ पर चलता गया। मेरी बाएं जानिब बड़ी मॉडर्न दुकानें थीं। एक जगह एक रेस्टोरेंट नजर आया तो मैं उसके अंदर चला गया। ये कॉफी शॉप थी। मैं कॉफी मंगवा कर खामोशी से कोने में बैठ गया। हुलिया मेरा ये था कि दाढ़ी मूछें बड़ी हुई थी, माथे पर तिलक लगा था। लिबास मेरा जरूर मॉडर्न था, यानी मैंने समर के मुटियाले रंग की जैकेट और गहरे कलर की पतलून पहनी हुई थी। शक्ल सूरत से मैं भारत का कोई मॉडर्न जोगी या सन्यासी या ज्योतिषी लगता था। इस किस्म के लोग भारत के शहरों में आम नजर आते हैं। रेस्तोरेंट में मेरे अलावा 6-7 गाहक ही बैठे थे। इनमें एक बंगाली फैमिली भी थी। एक पुख्ता उम्र की बंगाली औरत थी और उसकी उम्र का एक आदमी जो उसका खामद लगता था उसके सामने बैठा था। दोनों खामोशी से कॉफी पी रहे थे। औरत ने 1-2 बार मेरी तरफ देखा, फिर उसने अपने खामद से कोई बात की। उसके बाद उसके खामद ने भी मुझे नजर भर कर देखा। ये लोग मुझे किसी तरह भी खुफिया पुलिस के आदमी नहीं लग रहे थे। मैं समझ गया कि ये मेरे जोगी ज्योतिषियों वाले हुलिये की वजह से मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं सिगरेट सुलगा रहा था कि उधेड़ उम्र का बंगाली उठकर मेरे पास आया और बड़ी आजिजी से और अदब के साथ हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसने बंगला जबान में कुछ कहा जिससे यही मानी अखज़ कर सका कि वो अपनी मेज पर आने की दावत दे रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कलकत्ते की उर्दू जबान में कहा कि मैं बंगला जबान नहीं जानता। उस बंगाली ने आजिजी के साथ बंगला उर्दू में कहा, मेरी और मेरी बीवी की जबरदस्त ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ बैठकर कॉफी पिएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे वहाँ कुछ वक्त गुजारना था और ये बेजरर किस्म के लोग थे। मैं उठकर उनकी मेज पर जा बैठा। बंगाली ने अपनी बीवी का तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम पंकज कुमार है। ये मेरी धर्मपत्नी सरोजनी कुमार है। मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। हमारा मकान धर्मचाली में है। वो अपनी उधेड़ उम्र बंगाली बीवी की तरफ भी देख लेता। उसकी बीवी बड़ी अकीदत के साथ मुझे देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आपने मुझे किसी और आदमी के शुबे में अपने पास बुला लिया है? पंकज कुमार ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। बात यह है कि आपकी सूरत में हमें भगवान की सूरत नजर आई है। मेरी पत्नी ने कहा कि उस ऋषि जी को बुलाओ, हम ऋषि जी के दर्शन करेंगे। बस मैंने गुस्ताखी करके आपको बुला लिया। अगर आपको बुरा लगा तो हमें क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा, नहीं पंकज बाबू, ऐसी बात नहीं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई है। इतना मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये अपने किसी घरेलू मसले के बारे में पूछना चाहते हैं। भारत में ये वबा बड़ी आम है। जहाँ किसी मोहल्ले या होटल में कोई मेरे जैसे हुलिये वाला आदमी नजर पड़े, लोग फौरन उसे अपने घरेलू मसले बयान करना शुरू कर देते हैं। औरतें तो खास तौर पर इस मामले में इंतहाई ज़ईफ़ुल एतक़ाद हैं। मुझे इन लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ दिन के 4 बजाना चाहता था। मैंने महसूस किया कि बंगाली औरत अपने खामद को इशारों में मुझसे कुछ पूछने के लिए कह रही है। मैं बज़ाहिर बेनियाजी से बैठा सिगरेट पीता रहा। उन्होंने मेरे लिए मजीद कॉफी और रसगुल्ले मंगवा लिए। आखिर पंकज बाबू से रहा न गया। उसने बड़ी झिझक के साथ कहा, महाराज, आप शक्ल से महान ऋषि लगते हैं। आपको ज्योतिष का ज्ञान भी जरूर होगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। इनका कोई घरेलू मसला था जिसकी वजह से वो परेशान थे और मुझसे इल्म ज्योतिष के जरिए इसका हल पूछना चाहते थे। मैंने उनका दिल रखने के लिए कहा, ज्योतिष का पूरा ज्ञान तो नहीं है, मगर कुछ जरूर जानता हूँ। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? बंगाली पंकज बाबू की बीवी खामोश थी और उसका काम मुझे अकीदत भरी नजरों से देखना था। पंकज बाबू ने मेरी प्याली में कॉफी बनाते हुए बड़ी संजीदगी और धीमी आवाज में कहा, महाराज, हमारी एक बेटी है, ओमा कुमारी उसका नाम है। उसने बॉटनी में BSc किया हुआ है। वो कॉलेज में लेक्चरर है। वो चुप हो गया तो मैंने पूछा, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है?
पंकज बाबू रसगुल्लों की प्लेट मेरे आगे खिसकाते हुए बोले, महाराज प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकलौती बेटी ओमा कुमारी को पिछले 1 माह से एक बीमारी लग गई है।